नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। शनिवार को रीपोलिंग हो चुकी है, लेकिन अमित शाह ने वेस्ट बंगाल में एक बार फिर से आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की नए सिरे से तैनाती की है। ममता बनर्जी 4 मई से पहले ही परेशान दिखाई दे रही हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रही हैं और टीएमसी के दिग्गज नेता अंडरग्राउंड है, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो आईपैक गैंग हो। तो समझते हैं अब कुछ ही घंटे बचे हैं नतीजों में, बंगाल की राजनीति में क्या चल रहा है। मेरे साथ एक बार फिर से मुंबई से जुड़ चुके हैं आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, अभिनंदन। भाऊ, आपकी पैनी नजर देश की राजनीति के हर उस पन्ने को पढ़ लेती है जो आम लोगों को नजर नहीं आता। और अगर बात करें ममता बनर्जी की, बंगाल की, जहां पर काफी बड़ी गलतियों की वजह से रीपोल करवाना पड़ा है, लेकिन अगेन वही सुनामी, वही बम्पर वोटिंग। और भाऊ, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं नतीजों में, आपकी पैनी नजर क्या पढ़ पा रही है? नजर तो देखो, मैंने बंगाल के बारे में पिछले 3 महीने से मैं 150 प्लस पकड़ कर बैठा हूँ। बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरे लाइन पर आ रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात, 20 दिन से मैं ममता दीदी 100 के नीचे जा रही है ये भी बोल रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग, ओपिनियन पोल जो कोई है बोल रहा है, क्योंकि जब आप गलती करती हो, मैंने राजनीति या चुनाव के जो मेरा आकलन होता है उसका एक तरीका है कि मैं हारने वाला ढूंढता हूँ, और जब हारने वाला मिल जाता है वो बताता है जीतने वाला कौन है। तो ममता हारने वाली है, इस निष्कर्ष पे, कंक्लूजन में मैं बहुत पहले आ चुका था। और इसके अनेक कारण होते हैं। लोग क्या होता है, आकलन करते हुए किसी एक मुद्दे को पकड़ना चाहते, एक मुद्दा नहीं होता। मुझे एक कहानी याद आती है, कोई महात्मा था, उसको एक राजा ने, गौतम बुद्ध हो या कोई होता, तो एक राजा ने उसको इनवाइट किया था, उसके लिए रथ भेजा था। तो महात्मा जी जो कोई थे वो रथ में बैठकर आ गए। तो राजा अपनी प्रशंसा करते हुए खुद बोला कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ना, मैंने रथ भेजा था आपके लिए। तो बोला अच्छा अच्छा, इसको रथ बोलते। तो उन्होंने घोड़े को हाथ लगाया, बोला ये रथ है? नहीं नहीं, बोले ये तो घोड़े है। अच्छा तो उनको बाजू करो। तो घोड़े को बाजू किया। फिर चक्के थे, उसको हाथ लगाया, बोला ये क्या है? ये रथ है? नहीं नहीं, ये तो अलग करो। ऐसे पूरे पुर्जे पुर्जे अलग करके रखे और पूछा आपने भेजा वो रथ कहाँ है? तो हमारे यहाँ जब एनालिसिस किया जाता है तो वो बहुत सारे मुद्दों का एकत्रित कारण होता है। कोई चुनाव हो, कोई गड़बड़ हो, उसके बहुत सारे कारण होते, लेकिन हम एक ही कारण को ढूंढने जाते कि ममता ने गलती की है या बीजेपी ने अच्छा काम किया है, क्या एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या महंगाई थी, क्या महिला सुरक्षा थी। अरे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जैसे सब्जी वाले के पास हम जाते हैं तो पलड़े में एक एक आलू डालते हैं, आखिर का आलू डालते हैं तो नीचे जाता है, उसके आगे नहीं डालते। तो एक आलू का वजन कितना है? पूरा 10-25 आलू जितने होंगे वो मिलकर 1 किलो होता है या आधा किलो, जो कुछ है। तो ये समझना जरूरी होता है, एक कारण नहीं ढूंढा जाता, बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए ममता ने क्या गलती की? ममता गलती पर गलती करती गई। मैंने बार बार पिछले 3-4 महीनों से कहा कि इनको बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना था। ये तो चुनाव आयोग के खिलाफ, हाईकोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ये सब करते हुए आप चुनाव की तैयारी नहीं कर पाई। और चुनाव की तैयारी इसलिए नहीं कर पाई कि पिछले 5 साल में ममता दीदी ने अपनी पार्टी मानो आउटसोर्स कर दी थी। आईपैक जैसे कंपनी को सौंप दी थी, तुम सब करो। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके लिए कोई जिम्मेदारी था ही नहीं। आईपैक से ऑर्डर आई, बस वो करो, खड़े हो जाओ, कान पकड़ो, वो करना था। तो चुनाव के लिए पूरी पार्टी तैयार नहीं थी। और ये सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं कि जब आप आसान रास्ता ढूंढ लेते हो, कुछ ही आउटसोर्स करते हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी से अलग हो जाते हो। तो नुकसान तो आपका होना था, तो हो गया। अब जब नुकसान होते हुए दिखाई दिया
जब वो आईपैक वाले को उधर छापामारी हो गई जनवरी में, उसके बाद 13 अप्रैल को उसका जो डायरेक्टर है विनेश चंडेल, उसको अरेस्ट किया गया, उसको कस्टडी में रखा गया, तो सब तितर बितर हो गया, बिखरा गया। तो ये गलती थी। देखो, पार्टी बनाते हो तो पार्टी में गलतियां नहीं होती। पार्टी इज ऑर्गेनाइज फोर्स होता है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। एक रेल मुंबई से दौड़ेगी, दिल्ली जाएगी, तो बीच में बहुत सारे सिग्नल होते हैं, सिग्नल का काम करने वाले अलग होते हैं, ट्रैक का काम करने वाले अलग होते हैं, जिस स्टेशन से गुजरने वाली है, जहां फास्ट जाएगी या रुकेगी, इसकी तरीके से अपना अपना काम करने वाले बहुत स्तर के लोग होते हैं। वो अपना काम ढंग से करते तब होता है। सिर्फ ट्रेन चलाने वाला है इसके लिए ट्रेन निकलेगी और पहुंचेगी, ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल यही बात, अगर ममता दीदी की गलती हो गई है तो वो हो गई है। बीजेपी के पास अलग अलग जो उनकी शाखाएं होती है, उनके ब्रांचेस होते हैं, वो अलग अलग जिम्मेदारी उठाकर काम करते। जिनको प्रभारी बनाया गया था, वो प्रभारी पिछले 3 महीने से वहां बैठे, एक का चेहरा हमको किसी चैनल पर नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी तरफ देखो, वो पवन खेड़ा असम गया और अपनी पार्टी को डुबाकर भाग गया तेलंगाना। ये फर्क है। इसमें बीजेपी जीतेगी तो कोई चमत्कार की बात नहीं है। जो काम है बस वो ही कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट है स्कूल का, अगर बोर्ड की परीक्षा है, 2 3 4 महीने से लगा रहता है, साल भर में अध्ययन करता है, परीक्षा आती हो तो रेडी होता है। और दूसरा बच्चा इधर उधर जाएगा, मैच देखेगा, फिल्म देखेगा, नाच गाने के लिए जाएगा, और परीक्षा का नजदीक आ गई तो 15 दिन रात रात जागेगा, तो उसके लिए परीक्षा मुसीबत मुश्किल हो जाती है। तो बिल्कुल वही बात, बीजेपी के सामने जो पार्टियां है वो रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन ऑर्गेनाइज पार्टियां नहीं है। उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, बहुत बड़ी भीड़ होती है, 1 2 लाख लोग होते हैं, लेकिन 5,000 पुलिस या आर्मी जब पहुंच जाते हैं तो भाग जाते। क्यों भाग जाते? 5,000 लोग ऑर्गेनाइज है और 1 लाख लोग जमावड़ा है, क्योंकि ये 5,000 लोग एक दूसरे से समन्वय रखते हुए एक्शन लेने वाले। तो ये बात होती है, जब चुनाव लड़ते हो या पार्टी चलाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत उधर लगती है। और ममता दीदी ने वो देर कर दी कि मेरे नाम पर चुनकर आने वाले हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की वगैरह कोई जरूरत नहीं थी। अब ये बात थी कि 2011 में उनको लॉटरी लग गई थी, वो चीफ मिनिस्टर बन गई थी। उसके बाद उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि भाई पार्टी का कोई ऑर्गेनाइजेशन बने। बीजेपी भी कोई बहुत बड़ी केडर पार्टी थी ऐसा नहीं मैं मानता। 2014 तक बीजेपी भी अच्छा केडर वाली पार्टी थी, लेकिन उतनी तगड़ी नहीं थी जितनी 2014 से 19 तक अमित शाह ने उस पार्टी को एक ऑर्गेनाइज केडर बना दिया, एक इलेक्शन विनिंग मशीन बना दिया। तो इसलिए बीजेपी अगर जीतने वाली है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने उसके लिए पिछले 12 साल से प्रयास किया है। तो फर्क ये है, क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षा का अभी अलग अलग राज्य के परीक्षा के निकाल आ रहे, हम निकाल देखते, उसका रिजल्ट देखते, लेकिन बच्चों ने साल भर मेहनत की, वो कौन देख रहा है? ये मेरिट में आ गया, वो मेरिट में नहीं आ गया, इसका मेरिट थोड़ा से गया, ये फेल हो गया, हम रिजल्ट देखते, उसके पीछे साल भर की मेहनत नहीं देखी जाती। तो उसको मैं विश्लेषण एनालिसिस नहीं मानता, मैं प्रयास देखता हूं। और मुझे मालूम है, अगर पिछले 10 महीने से बंगाल में बीजेपी अपने काम में लगी थी, उनका आरएसएस हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो अलग अलग ब्रांचेस है, वो बंगाल के लिए काम कर रहे थे, तो इसका परिणाम अभी दिखाई दे रहा है। भाऊ, जिस स्ट्रेटेजी से मोदी और शाह की जोड़ी ने बंगाल में काम किया है, लाइक हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में आमजन में विश्वास पैदा किया, और आपकी वो पुस्तक अश्वमेघ 2024, उसमें आपके शब्द, वो सब इस बार सच होता दिखाई दे रहा है। हाँ, वो तो मैंने उसमें बोला था कि
तीसरी बार जब मोदी चुनाव में उतरे हैं तो इस बार मोदी जी अश्वमेध कर रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, किसी भी साम्राज्य में एक चक्रवर्ती राजा होता है और नीचे अलग अलग इलाके के अलग अलग राजा होते हैं। चक्रवर्ती होता है, सम्राट होता है। तो जब पूरे खंड की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम एम्पायर बोलते हैं, तो जब देश की जरूरत हो तो सब राजा इकट्ठा होकर आने चाहिए। बीच में आपका झगड़े चलते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सेंटर को चैलेंज नहीं देना चाहिए। ये पिछले 5 साल में एक बुरी बात हो गई कि ये सब क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो सेंटर को चैलेंज करने लगी, तो इनको सीधा करना जरूरी था। और इसलिए मैंने 2024 के चुनाव में, वो चुनाव नहीं है, वो अश्वमेध यज्ञ है ऐसा बोला था, वो थियरी मैंने पेश की। अब सामने देख रहे, जो जो घोड़ा रोकेगा वहां वहां उसकी जो उसका राज्य जो है वो बर्खास्त किया जाएगा, विलीन किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। और हम देख रहे तो बिल्कुल वही हो रहा है, उससे दूसरा कोई चारा नहीं था। अगर आप अपने राज्य में रहो तो कोई बात नहीं ना, आप लोकल बीजेपी से लड़ सकते हो, लेकिन आप सेंट्रल बीजेपी को चैलेंज करने की, या सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल अथॉरिटीज, जांच एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, हर एक को आप चैलेंज करने लगे, मतलब आप उस एम्पायर के सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, तो आपको खत्म करना पड़ेगा। ये बात ममता दीदी और मोदी ऐसा जो बोला जाता वो इसीलिए गलत है। ममता का और मोदी का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा ममता दीदी जब सेंटर को चैलेंज करती है वहां से शुरू होता है। कल, आज या कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा आखिर कपिल सिब्बल को, आप सिर्फ बंगाल के लिए और ममता के लिए एक अलग बेंच बना दे क्या? इसने काले बूट क्यों, इसने ब्राउन बूट क्यों पहने, इसलिए आप आ जाओगे? मजाक बना रखा है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये संविधान को चैलेंज था, उससे निपटना जरूरी था, और इसीलिए इस ढंग का चुनाव हो गया। और एक बात मैंने एक किसी क्लिप में देखी, एक महिला वोटिंग के लिए गई थी, तो उसने अपना एक अनुभव बताया कि उसके लाइन में आगे एक मर्द था, 50-55 उम्र का मर्द था, और वो इतना एक्साइटेड था वोटिंग के लिए। तो इस महिला को समझ में नहीं है एक्साइटेड क्यों है। उसकी उम्र तो 50 के ऊपर दिखाई देते, 8-10 बार तो वोटिंग किया होगा। तो उसने जिंदगी भर वोटिंग नहीं की थी, पहली बार वो वोटिंग के लिए आया था कि बटन कैसे दबाना है, क्या आवाज आती है, वो बातें कर रहा था। तो उसने पूछा तो बोला हाँ पहली बार, नहीं तो वोटिंग करने देते ही नहीं। अब ये बात जो है, इससे निकलकर ये वोटिंग हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस लाकर। तो ये अगर आपके एनालिसिस में नहीं आ रहा है कि बिना डर के पहली बार चुनाव हो रहा है, पहली बार बहुत सारे लाखों लाखों वोटर्स पहली बार वोट कर रहे हैं, जेन्युइन वोटिंग हो रहा है, ये जिनके समझ में नहीं आ रहा है वो फंसे हैं, पिछले और उसके पहले छापा वोटिंग में फंसे हैं। तो उनका कंक्लूजन या उनका आकलन गलत ही होगा, उससे कोई यानी उसमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जब इस ढंग से होता है, तो जब पहली बार कोई वोटर देने आता है कि मुझे आज तक रोका गया, आज पहली बार चांस मिला है, तो वो रोकने वाले को, दहशत दिखाने वाले को वोटिंग नहीं करेगा। और यही उस चुनाव का परिणाम साफ साफ हो गया कि लोग ममता को हटाना चाहते हैं। 1 महीने पहले जो लोग बोल भी नहीं रहे थे, अभी लोग बोल रहे हैं। कल परसों मैंने देखा कि किसी स्ट्रांग रूम के पास ममता गई, ममता के सब गुंडे वगैरह कार्यकर्ता गए थे, तो बीजेपी के भी गए। ये हिम्मत कहां से आ गई कि अब वोटिंग खत्म हो गया, अब ममता ज्यादा ड्रामा नहीं कर सकती, ये तो 4 तारीख को जाने वाली है। इससे आत्मविश्वास बढ़ते जाता है, और जब लहर आती है और सुनामी बन जाती है, तो जितनी वो नजदीक आ जाती है उसकी ऊंचाई और स्पीड बढ़ता जाता है। तो वो हो रहा है, अभी 36 घंटे में सामने आ जाएगी चीजें। बहुत बड़ी बात कही है बाबू आपने। और देखिए, आप हमेशा ये कहते हैं कि ममता
अरविंद केजरीवाल वाली गलती कर रही है। अब देखिए लास्ट मिनट तक अदालत अदालत खेल रही है, मतलब ये संवैधानिक मर्यादाओं से अपने आप को ऊपर समझ रही है। जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों और न्यायपालिका से टकरा रही हैं। और शनिवार को तो सिब्बल की काफी जैसे ऐसी तैसी हुई है कोर्ट में। और अब देखिए इनको ये अंदर से पता है, आपने और हमने सबने सुना है, रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहेगा तनमूल तो हम फिर मिलेंगे। तो इन्हें तो पता है, लेकिन फिर भी खबर आ रही है कि शनिवार को उन्होंने अभिषेक बनर्जी के साथ मिल करके 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग करी है। ये क्या संकेत है? वैसे तो ममता कह रही है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। नहीं नहीं, देखो बोलना जरूरी होता है ना। बकरा भी काटा जाता है या किसी हिरन की शिकार होती है तो वो चिल्लाएगा ना, ऐसे नहीं होता ना। हार रहा है फिर भी आखिरी कोशिश करता है, कोई भी जानवर हो। तो ये तो इंसान है ना, वो हार आखिर तक नहीं मानेगी। और माननी ही थी तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? हर एक को कोई ना कोई आशा होती है, उम्मीद पे दुनिया चलती है। ऐसा जब हम मानते हैं तो कोई चमत्कार होगा, कुछ तो होगा, ऐसा लगते रहता है। वही इसीलिए तो दुनिया है। वरना रोज के अखबार देखे, रोज के चैनल देखे तो हर किसी को उठकर आत्महत्या ही करनी चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हम अगर खबरें सुनते रहे तो हमारे समझ में एक आता है कि खबर देने वाला सोचता है कि जीने जैसी कोई बात रहे नहीं, चलो जल्दी जल्दी मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं, उम्मीद होती है ना। जिनको उम्मीद नहीं है, देखो एक इंसान भीषण एक्सीडेंट में घायल हो जाता है तो भी कोशिश करता है ना। तो ममता तो पूरी आखिर जिंदा है ना, अभी कोशिश करेगी और करनी भी चाहिए। और जो कोई तिकड़ा भाई करना भी चाहिए उनको, वरना पॉलिटिक्स में आना नहीं है या मैदान में उतरने की जरूरत नहीं। तो वो अलग अलग करेगी, ये नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो वो होगा, कोशिश तो करेगी। और भाऊ देखिए, जिस समय हम बात कर रहे हैं, फालदा में महिलाएं इतनी डरी हुई हैं कि जो गुंडा एलिमेंट्स है उनको धमका रहे हैं। आई मीन जाते जाते भी वो आराम से नहीं जाएंगे, गुंडे ही दिखा रहे हैं। और टोटलिटी में अगर देखें तो क्या ये प्रोवोकिंग एक्शन नहीं है, डेस्परेशन नहीं है उनकी? वैसे आप कह रहे हैं कि कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन गुंडागर्दी का क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ नहीं होता, आप डरे रहे, यही उनकी ताकत थी। जब आप डरते नहीं हो तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है ना, वो डराने की और कोशिश करेंगे। तो वो तो उनको करना है। सवाल ये है कि आपने डर को पीछे छोड़ा है तो आप कहां तक जाके रोकोगे? उनको क्या करने? देखो एक बात होती है, क्रिकेट की मैच है या और कोई मैच है भारत पाकिस्तान के, कि भारत के टीम में कौन होना चाहिए बैट्समैन, ये पाकिस्तान नहीं तय करेगा। वैसे ही ममता की गुंडागर्दी करने वाले जो है उनको क्या करना है वो आप नहीं तय करोगे। फिर ममता बोलती है ना कि बंगाल के ही लोग काउंटिंग में चाहिए, बंगाल के ही लोग चुनाव में चाहिए। ममता ने क्या करना है आपको तय नहीं करना है। आपको अपने पैतरेबाजी करने, अपने दाव और पेच लगाने हैं। उनको जो करना है वो करेंगे, तो वो करेंगे आखिरी तक। और इतनी भी बात नहीं, जिस दिन नतीजे हो जाएंगे उसके बाद भी ये लोग चिल्लाते रहेंगे ईवीएम में गड़बड़ हो गई, इसमें गड़बड़ हो गई। वो तो होता रहता है ना। बंदा आपको 2024 का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का हो, जब तक हो रहा था तब बाद में बोलने लगे ईवीएम में गड़बड़ है। तो ये चलता। बैलेट की बात कर रहे थे, कर्नाटक में बैलेट से वोटिंग हो गई, फिर भी बीजेपी जीत गई। तो ये मैं जब देखो चुनाव चिन्ह भी नहीं थे उस समय से, बचपन से चुनाव मैंने देखे हैं। तो उस वक्त बॉक्स रहते थे, उस बॉक्स में आपका वोट डालो। फिर बोला जाता था बॉक्स चोरी होते हैं। फिर हर बॉक्स पर चुनाव चिन्ह लगाया गया कि भाई तुम्हारे पास पर्चा है, इसमें डालो। तो हमारे उठा के उधर मिला दिए। फिर बैलेट पेपर आ गया, उस पर चुनाव चिन्ह आ गया, उस पर मोहर लगाना। ये तो चलता रहता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, हर बार इंसान तकरार करते रहता है। मैंने एक बार हमारे गांव में जाता था, उधर मुझे मेरे पास जो काम वाली आती थी, गांव की ही लड़की थी।
तो उसकी भैंस मर गई, वो प्रेग्नेंट थी भैंस, बच्चा हो गया और जिंदा थी वैसे नहीं, लेकिन उसको कुछ हो गया था और 1.5 दिन के बाद मर गई। तो उसने मुझे बोला, तो मैंने बोला वो क्या चिल्लाती? नहीं चिल्लाती थी, वो खाती भी नहीं थी और मर गई। तो उसकी संवेदना अलग होती है और हमारी अलग होती है। हमको थोड़ा नाखून कट गया, थोड़ा खून आ गया तो हम चिल्लाना शुरू कर देते। तो यहां अगर सत्ता की कुर्सी जाने वाली है तो चिल्लाना जरूरी है। तो इसलिए उनको क्या करना है, वो चुपचाप मुंडी काटने को दे, ये एक्सपेक्ट मत करो। उनको करना है वो करेंगे, आपको जो करना है आप करो। और पिछले 10 महीने से ये सब चीजों को एक्सपेक्ट करते ही बीजेपी अपना काम कर रही थी, इसलिए यहां तक पहुंची है। नहीं तो एसआर के खिलाफ ममता को क्यों जाना था, इस पर अमित शाह भी पार्टी छोड़कर कोर्ट में जाते रहते तो आज चुनाव लड़ सकते थे। अब जो सामने चीज आई है, मैं उसमें ध्यान यहां दे रहा हूं कि कल जो गुंडे वगैरह है वो बीजेपी जीत जाने के बाद बीजेपी में आने का धोखा है। उसका बीजेपी क्या करेगी उसका मैं चिंता कर रहा हूं। मैं ममता हारेगी, जीतेगी, गुंडागर्दी करेगी, उस पर नहीं ध्यान दे रहा हूं। मुझे चिंता है कि जो सीपीएम के गुंडे थे वो ममता जीतने के बाद ममता के पास आ गए और बीजेपी जीतेगी कि ममता के बीजेपी के पास भी आएंगे, क्योंकि गुंडों की गुंडई पुलिस और कानून के आश्रय से चलती। इसलिए आज बीजेपी जीतते हुए दिखाई दी तो मैं अगले सवाल पर देख रहा हूं कि ये गुंडे अगर कल बीजेपी में आ गए तो क्या होगा, ये भी सोचना जरूरी होता है। राजनीति में भविष्य सोचना जरूरी होता है। तो इसलिए बीजेपी आई तो खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वो प्रिकॉशन लेगी क्या कि जो ममता ने या सीपीएम ने गलती की थी, क्या वही गलती हम दोहराएंगे तो आप भी मिट्टी में मिल जाओगे, दूसरा कोई खड़ा हो जाएगा। कोई ना कोई आपको हराने के लिए खड़ा होता है। जब अन्याय बढ़ता है तो अपने को इंसाफ देने वाले के शोध में, सर्च में लोग निकल जाते हैं। तो 15 साल लग गए, बीजेपी मिल गई लोगों को। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की भी तृणमूल या सीपीएम बन जाएगी? तो राजनीति का स्टडी करते वक्त ये सब चीजें देखनी पड़ती है। क्या देख पा रहे हैं आप फिर ये जो गुंडे हैं, ये तो गुंडे क्या मतलब उनके बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए अभी से तैयार है। हाँ, बहुत। मुझे कुछ लोगों का ये भी आ गया मैसेज कि अभी से फोन करने लगे। कल ममता जो एक वीडियो दिखा रही थी, उसके ही पुलिस जो कल तक गुंडों को सुरक्षा दे रहे थे, आज टीएमसी के गुंडों को पीट रहे, ऐसा वीडियो ममता ही दिखा रही। लेकिन बीजेपी के बारे में मुझे होप इसलिए कि बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास करती है। एटलीस्ट बीजेपी की टॉप लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास करती है। और ममता हो या बाकी लोग जो है ना, वो सुपारी देने में भरोसा करते हैं कि जा इसकी मर्डर करके आ जा, इतना पैसा ले जा। बीजेपी वो काम नहीं करती। बीजेपी खुद लड़ाई में उतर जाती है और गुंडागर्दी करने वालों से 2 हाथ खुद कर लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से वो लोगों को आसरा मिलेगा। उनको भागना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। बदलना भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर 3 साल में एक प्रोग्राम के तहत, नियोजन के तहत जाकर अगर पूरे नेपाल से लेकर तेलंगाना तक जो माओवादियों का अड्डा था, कॉरिडोर था, वो अगर अमित शाह साफ कर सकते, उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते, तो गुंडों को भी सीधे लाइन पर लाना मुश्किल नहीं है। अमित शाह व बीजेपी वो भी करेंगे, फिर से ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, कोई बात नहीं। सुधर कर आना पड़ेगा, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी इंसान है, उनको भी अच्छा चांस मिलता है तो अच्छा काम करेंगे। उनके पास भी एनर्जी है। वो एनर्जी गलत रास्ते पर चली गई, गलत चैनल से निकल गई है, तो उससे निकलकर अच्छे रास्ते पर आएंगे तो वो भी यूजफुल हो सकते हैं। अब वहां अगर कुछ हजारों कंपनियां, कारखाने बंद हुए, अगर अगले 2 साल में उसमें से थोड़ा बहुत भी खड़ा कर दिया तो वो गुंडे
काम धंधा मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा तो काम में लग जाएंगे, क्यों मारामारी करेंगे? तो हो सकता है, हमेशा गलत सोचने की जरूरत नहीं, बुरा सोचने की जरूरत नहीं, उनको लाया जा सकता है। आना है भैया, नौकरी करो अच्छी, पार्टी के लिए काम करो, लेकिन पार्टी तुमको पैसा नहीं देगी, तुमको रोजंदारी से कमाना पड़ेगा। इस ढंग से बदला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपने भाऊ लास्ट शो में ये कहा था कि जिस समय देवेंद्र भाऊ वहाँ गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ के बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं वो मुंबई में चले गए हैं। तो ये आपकी बात में दम लग रहा है कि अगर सुधरेंगे तो उन्हें काम भी मिलेगा, नहीं? बिल्कुल मिलेगा। अगर बीमारू राज्य था बिहार और यूपी, अगर आज यूपी जीडीपी में तीसरे या दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ गई है, तो बंगाल क्यों नहीं आएगा? जब आजादी की घोषणा हो गई तब जीडीपी में 2 या 3 नंबर तक था बंगाल, उसमें पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियल है, आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? वो इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस फोर्स सुधारना जरूरी है। हेमंत और बाबा बुलडोजर, उनका कोऑपरेशन लेके कानून व्यवस्था ढंग से अच्छी करो, बिजनेस खड़ा हो जाता है, कारखाने खड़े हो जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? अगर ब्राह्मोस आज यूपी में बन रहा है, नोएडा में, यूपी में, तो बंगाल में क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। भाऊ आपकी बातें सच की बुनियाद पे खड़ी होती है। आपने भाऊ मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, तमाम मुद्दों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।